हाँ बस। अच्छा क्लास तो कल की क्लास में हमने डिमांड साइड अपनी डिस्कस करना स्टार्ट करी थी। बेसिकली हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था और हम पहले डिमांड साइड डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डिमांड की डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस करी थी कि डिमांड किसे कैसे कहते हैं। किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर विलिंग भी हो और एबिलिटी भी रखता हो उसको परचेज करने की, उसे हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई तीन चीजें मिलकर डिमांड बनाती हैं। इसका एमसीक्यूज भी अक्सर वो दे देता है कि डिमांड इज, और ऑप्शंस दे देता है कि डिमांड किसे कहते हैं, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, इस तरह के वो ऑप्शंस दे देता है। ठीक है, तो डिमांड खाली विलिंगनेस टू पे नहीं है, खाली एबिलिटी टू पे नहीं है, डिमांड विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे दोनों होंगी तभी वो डिमांड बनेगी। जी अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर हमने जो फैक्टर्स डिस्कस करे थे वो थे आपकी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जिसका डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जितनी ज्यादा होगी डिमांड हम उतनी ही कम करते हैं, क्योंकि प्राइस का ज्यादा होना हमारी परचेसिंग पावर को कम कर देता है। सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी एबिलिटी होगी परचेज करने की चीजों की, और वो उतनी ही ज्यादा चीजों की डिमांड करेगा। बट दिस फैक्टर डिपेंड ऑन टाइप ऑफ गुड, कि हम कौन सी गुड की टाइप ले रहे हैं। अगर हम नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल गुड के अंदर तो क्या होता है कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स में इसका अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। इंफीरियर गुड्स में इनकम जितनी बढ़ती है हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड उतनी कम कर देते हैं। अब ठीक है, सही है। उसके बाद हम आते हैं प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने पढ़ा था किसे कहते हैं भाई, जिनकी ज्वाइंट डिमांड हो रही होती है, जिनको हम एक साथ कंज्यूम कर रहे होते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि हम उसको भी कम कंज्यूम करेंगे, उसकी भी कम डिमांड करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपकी उसके साथ यूज होने वाली कमोडिटी है उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि सब्सिट्यूट में क्योंकि ऑल्टरनेटिव हैं, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं, आप अगर एक चीज को यूज करोगे तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स के इसमें अगर सब्सिट्यूट गुड की आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने अपनी कमोडिटी की प्राइस बढ़ा दी है तो इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे, आपकी प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएंगे, जिससे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब्सिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ने से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। हमारी गुड की डिमांड से मतलब ये कि जो गुड हम इन कंसिडरेशन ले रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर टेस्ट में हमने ये बात कही थी कि टेस्ट तो डिपेंड करता है, ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड कर रहा होता है कि हमें क्या चीज पसंद है क्या चीज पसंद नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ चीजों की डिमांड करते हैं, कुछ चीजों की डिमांड नहीं करते। फिर वेदर कंडीशंस पे हमने ये बात करी थी कि भाई आपके वेदर भी हमारी डिमांड पे जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिमांड के पढ़े थे। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट देखी थी। और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि मैं ग्रुप में देख रही होती हूँ, आप लोगों की डिस्कशन चल रही होती है। और मैंने अभी तक ये के पहला ग्रुप देखा है, मुझे थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के ग्रुप से। मुझे स्टार्ट में ऐसा फील हुआ था कि इसमें बस कुछ फजूल बातें होने वाली हैं, क्योंकि अक्सर ग्रुप में यही हो रहा होता है कि फालतू की बातें शुरू हो जाती हैं। बट ये अच्छा है कि स्टडी डिस्कशन चल रही है और अच्छा लग रहा है कि आप लोग आपस में एक दूसरों के इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं देख रही होती हूँ, तो क्योंकि बहुत ही ज्यादा कभी खोलो तो अचानक से भाई 40 50 मैसेजेस आए हुए होते हैं आप लोगों के। तो खैर अच्छी बात है। बहरहाल अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड पर भी कोई आप लोगों की डिस्कशन चल रही थी, आई थिंक मैं भी आते हुए देख रही थी। ठीक है,
तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली हमें दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप बता रहा होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और उसकी क्वांटिटी डिमांड का, और इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, जैसा कि पहला डिटर्मिनेंट हमें बता रहा था। लेकिन हमें इसको लॉ बनाने के लिए हमने ये बात करी थी कि इसको हमने कुछ अजम्पशंस पे बेस करा है। अगर वो ये अजम्पशंस होल्ड नहीं करेंगी तो ये रिलेशनशिप हमारा हो सकता है कि प्रॉपर नहीं आ पाए। और वो अजम्पशन क्या है, वो सारी अजम्पशन एक ही उसमें समराइज हो गई है सेट्रिस पेरिबस के अंदर। सेट्रिस पेरिबस का क्या मतलब है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के अलावा बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, तभी इन दोनों का रिलेशन इनवर्स निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा फिर हमने शेड्यूल भी देख लिया था और शेड्यूल से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली थी। अदर फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में पढ़े हैं ना, कंज्यूमर की इनकम, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब्सिडी, सारे अदर फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ। उसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हमको हम अदर फैक्टर्स कहते हैं या नॉन प्राइस फैक्टर्स कहते हैं। अच्छा यहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक लिखा हुआ देख रहे होगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व देख रहे हैं हम, इंडिविजुअल डिमांड कर्व लिखा हुआ है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व का क्या मतलब है, नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, इंडिविजुअल का वर्ड यूज हुआ हुआ है। इंडिविजुअल तो हमें पता है किसे कहते हैं, एक सिंगल पर्सन को हम कह रहे होते हैं। इट मींस इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब ये कि हम ये जो हमने डिमांड कर्व बनाया है ये किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं कि भाई अगर प्राइस 1 होगी तो ये इंडिविजुअल 50 यूनिट्स की डिमांड करेगा, अगर प्राइस 2 होगी तो इसकी डिमांड 50 यूनिट से कम होकर 40 हो जाएगी। अच्छा, अगर ये इस कमोडिटी की इंडिविजुअल डिमांड है किसी की, तो मार्केट डिमांड भी हो सकती है। मार्केट डिमांड किसे बोलेंगे, क्या हम ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल पेन की डिमांड हम ना कितनी कर रहे हैं, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि पेन की, कोई स्पेसिफिक पेन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, डॉलर पेन की टोटल डिमांड कितनी है, यानी हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी मार्केट डिमांड। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या कहलाती है, इंडिविजुअल डिमांड। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की टोटल डिमांड जो सारे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, मार्केट डिमांड उसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ जाता है, क्योंकि हमने अभी इसकी डिस्कस की है तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक स्लाइड आ जाती है 11th में, 11th स्लाइड है ये हमारी, डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। और इसमें इसको रीड कर लेते हैं, वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई कि डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। The collective demand of all the individuals for a particular commodity is called market demand. अब देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कमोडिटी लिखना बहुत जरूरी है। अगर हम कलेक्टिव डिमांड सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बोल देंगे तो वो तो किसका कॉन्सेप्ट चला जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर हम ये बोलेंगे कि पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी टोटल डिमांड कितनी हो रही है इकोनॉमी के अंदर, तो वो क्या बन जाएगी, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक कमोडिटी की टोटल डिमांड की बात कर सकते हैं, बट सारी कमोडिटीज की टोटल डिमांड की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पूरा एक ब्रॉड लेवल पे फिर हम देखेंगे मैक्रो में। ठीक है, अच्छा ये दो सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं सबको, इन दोनों का डिफरेंस सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इन डेफिनेशंस में। अच्छा थर्ड लाइन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एमसीक्यूज में ही सारे हमारे पास आ रही होती है। कह रहे हैं कि मार्केट डिमांड कर्व हमारे पास बनता कैसे है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व तो हमने बना लिया, मार्केट डिमांड कर्व हम कैसे बनाते हैं। कह रहे हैं कि द मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड by adding up all the individual demand curves for every consumer in the market। बात समझ में आ रही है ना भाई, हम कह रहे हैं टोटल पेन की डिमांड, लेट्स सपोज आसान करने के लिए अपनी एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि 3 लोग हैं ए बी सी जो पेन की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें टोटल डिमांड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे टोटल डिमांड या मार्केट डिमांड। हम ये देख रहे हैं कि फॉर जब पेन की प्राइस 1 है तो इंडिविजुअल ए जो है
इंडिविजुअल ए जो है वो 2 पेन्स डिमांड कर रहा है, इंडिविजुअल बी जो है वो 3 पेन की डिमांड 3 पेन्स की डिमांड कर रहा है, और इंडिविजुअल सी लेट्स सपोज 5 पेन्स की डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो यानी जब प्राइस 1 है तो पेन की टोटल या मार्केट डिमांड कितनी है, 10। ऐसे ही निकालेंगे, सिंपल। तो जितने भी इंडिविजुअल्स की टोटल डिमांड है वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की क्या बन जाएगी, मार्केट डिमांड बन जाएगी। उसको हम सम अप कर लेंगे तो हमारे पास मार्केट डिमांड आ जाएगी। अच्छा, आगे एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज में प्रॉपर इस तरह का आ रहा होता है कि मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय, और फिर ये उन्होंने ऑप्शंस में दिया हुआ होता है हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि हॉरिजॉन्टल समीशन इस टर्म का क्या मतलब है? बहुत आसान है, एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ होता है, एक्स एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड। जब हम देखो सिंपल बात क्या है, मैं इस पे अपना टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं जबरदस्ती का टेबल बना के आप लोगों से नहीं बनवाऊंगी, उसमें मैं आपको सिर्फ इस सेंटेंस का मतलब समझा देती हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल समीशन का मतलब क्या है। अभी अभी मैंने आपको बोला कि ए बी सी की जब डिमांड को हम एड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल डिमांड आ जाएगी। अब आपने एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया पर्सन ए का, ठीक है, एक आपने बनाया पर्सन बी का, और एक बनाया आपने सी का। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई इतनी प्राइस पे जो है वो पर्सन ए जो है वो इतनी डिमांड कर रहा है, और इसका डिमांड कर्व वैसे आया हुआ है, इसका डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब आप यहाँ पे ले क्या रहे हैं, ये आप ले रहे हैं क्वांटिटी डिमांड किसकी, पर्सन ए की। यहाँ पे आपने ली हुई है कि क्वांटिटी डिमांड पर्सन बी कितना कर रहा है और क्वांटिटी डिमांड पर्सन सी कितना कर रहा है। अब आप इन ये हॉरिजॉन्टल समीशन का क्या मतलब है, आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सबकी क्वांटिटी डिमांड ली हुई है ना, तो उन सबकी क्वांटिटी डिमांड को आपने क्या करना है, सम करना है। यही बात मैंने आपको अलग से भी बता दी थी कि भाई जब प्राइस 1 है तो लेट्स सपोज ये 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, जब प्राइस 1 है तो ये लेट्स सपोज 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, और इसी प्राइस पर ये 6 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमने प्लस किया 5 + 4 9, और 9 + 6 15। तो हम यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे कि जब प्राइस 1 है तो ये टोटल डिमांड कितनी है, 15 की, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल समीशन है कि आपने सबकी क्वांटिटी डिमांड को ऐड करा, सम अप करा, और आपके पास एक पॉइंट आ गया मार्केट डिमांड का कि भाई जब प्राइस 1 होगी तो सारे इंडिविजुअल्स टोटल डिमांड कितनी करेंगे, 15 यूनिट्स की। हॉरिजॉन्टल समीशन का वर्ड का मतलब समझ में आया, ठीक है। अब ये बिल्कुल मतलब आप लोगों का भी टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगी कि भाई मैं टेबल बनाऊं और फिर मैं फिगर्स लिखूं और फिर आप 4 कर्व्स बना रहे हो बैठ के, तो ये सिंपल, अगर आपको ऐसी बात समझ में आती है तो ये वेल एंड गुड है। फिर भी मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको एज अ होमवर्क एक टेबल दे दूंगी और आपसे बोलूंगी कि इस टेबल से जो है वो आपने पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स बनाने हैं और उनको फिर ऐड करके मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। तो वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। क्लास में मैं फिलहाल नहीं करवा रही, ऐसे समझ लिया हमने। अच्छा, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतने खामोश हुए हैं यार, कुछ बोल लो, आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है, कुछ रिस्पॉन्स कर दिया करो ताकि पता चल जाए। अच्छा, अब देखो मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि भाई आप बताएं कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे कौन सी अजम्पशंस ली गई हैं, बता सकते हो ना आप लोग? क्या बोलोगे आप, क्या अजम्पशन ली गई है? अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। अब इस इन अदर फैक्टर्स को अगर हम अलग अलग फैक्टर्स के नाम लिख के मेंशन कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक पूरी स्लाइड हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, इसेंशियल्स और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि ये ऑलरेडी इस वर्ड में समराइज हो गया है सेट्रस पेरिबस के अंदर। सिर्फ इस स्लाइड में क्या किया गया है, अगर आप लोग और से देखें तो इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, खाली हर लाइन में एवरेज इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंज नहीं होगी, पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं होगा, आपकी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं होंगे, टेस्ट, फैशन और वेदर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम एक साथ लिख दें कि ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, या हम अलग अलग उन फैक्टर्स के नाम लिख के उनके आगे लिख दें कि भाई ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जो कि हमने एज अ फैक्टर नहीं पढ़ा था पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। अच्छा, अब देखो कि अगर करंटली जो है वो किसी प्रोडक्ट की प्राइस, चलो करंटली छोड़ो, अभी आपको पता चले, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इस एग्जांपल को, कि आपको पता चले कि भाई पेट्रोल, हम अक्सर यही देख रहे होते हैं, इसमें हमें सबसे ज्यादा पहले से ही पता चल जाता है कि भाई रात 12 बजे के बाद या कल से जो है वो इसकी प्राइसेस जो है वो इतने रुपए से बढ़ जाएंगी। तो जब आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ने वाली हैं, तो इवन ये कि अभी चाहे उसकी प्राइस अभी भी हाई ही चल रही हो, कोई कम नहीं हो, फिर भी आप अपनी डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि इसकी प्राइसेस मजीद बढ़ने वाली हैं। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में किसी चीज की शॉर्टेज होने वाली है या फिर किसी चीज की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो आपकी करंट डिमांड उस चीज की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगेन हमारा लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन इससे डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जब प्राइस कम होगी तब डिमांड ज्यादा होगी, बट जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि फ्यूचर प्राइस मजीद ज्यादा हो सकती है, तो अभी आप हाई प्राइस पर भी उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, ठीक है। तो इससे भी लॉ ऑफ डिमांड का रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से इसको भी हमने क्या अज्यूम किया हुआ है इसमें, कि इसमें भी कोई आपके पास एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि क्या होने वाला है, अदरवाइज आपकी करंट डिमांड में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि आपने कांस्टेंट अज्यूम कर लिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कुछ भी पूछना है? ठीक है, ये हमारे पास आ रही है 10th स्लाइड, और ये पूछ रहे हैं कि भाई व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसको छोड़ दो, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि भाई डिमांड कर्व आपको मतलब क्यों डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा होता है, नेगेटिवली स्लोप क्यों बन रहा होता है डिमांड कर्व? क्योंकि डिमांड कर्व हमें जिन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा होता है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। और हमने ये पता है कि जब भी कोई दो वेरिएबल्स का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है तो कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। तो इट मींस कि आपने मुझे ये बोला कि क्योंकि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप बन रहा होता है। और इस प्राइस का जो इफेक्ट पड़ रहा होता है क्वांटिटी डिमांड पे इनवर्स, इसको हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट। यानी कोई आपसे बोले कि भाई प्राइस इफेक्ट किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि भाई प्राइस इफेक्ट ये है कि प्राइस जब भी इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। अब क्या हुआ कि इकोनॉमिस्ट ने इस प्राइस इफेक्ट को दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड कर दिया। कह रहे हैं कि हाँ ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे दो रीजंस हैं। हमेशा प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम क्यों हो जाती है और प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ क्यों जाती है, इसके पीछे बेसिकली दो रीजंस होते हैं जो ये ऐसा हो रहा होता है। और उन दो रीजंस को उन्होंने क्लासिफाई किया इन टर्म्स ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, आप लोग के जहन में कोई क्वेश्चन आया यहाँ पे इनकम का वर्ड देखकर, क्या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी? इनकम क्या है, अदर फैक्टर है ना। इनकम क्या है, अदर फैक्टर है। और जब हम इन दो का रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं या किसी भी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन एक्सप्लेन करते हैं, तो हम अदर फैक्टर्स को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहला जहन में आने वाला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब हमने सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे हुए हैं तो ये इनकम इफेक्ट क्या चीज आ गई है यहाँ पे। जब हम ये रिलेशन एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड कम क्यों होती है, तो हम इनकम के थ्रू थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इनकम वगैरह सारे फैक्टर्स तो क्या हैं, कांस्टेंट, इनको तो हम चेंज ही नहीं कर रहे। इट मींस कि ये जो इनकम है ना, यहाँ पे जो इनकम लिखी हुई है, ये एटलीस्ट मनी इनकम तो नहीं होनी चाहिए।
मनी इनकम किसे कहते हैं, यानी मेरे इनकम बढ़ गई, मेरे मतलब मनी इनकम बढ़ गई, पहले मेरी इनकम जो है वो 1000 रुपए थी, अब 2000 हो गई, ये मेरी मनी इनकम का बढ़ जाना है, और इसका बढ़ जाना मेरी परचेसिंग पावर को बढ़ाएगा, और ये तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, ये तो मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है क्योंकि ये अदर फैक्टर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इनकम कौन सी इनकम है। इकोनॉमिक्स के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं इनकम से रिलेटेड, एक जैसे हम कहते हैं मनी इनकम, जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि मनी इनकम हमें क्या बता रही होती है कि लेट्स सपोज कि पहले किसी पर्सन की इनकम 1000 थी और अब बढ़ के कितनी हो गई है, 2000 हो गई है, ये है मनी इनकम का चेंज होना, ठीक है। दूसरी इनकम किसे कहते हैं, ये वर्ड आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे, इसलिए बेहतर है कि अभी हम इसको समझ लें। जब भी रियल का वर्ड आए तो इट मींस इसका कोई ना कोई रिलेशन प्राइसेस के साथ है, ठीक है। रियल इनकम का मतलब ये कि आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। एग्जाम्पल मैं अभी दूंगी, समझ में आ जाएगा। रियल इनकम, अगर कोई आपसे बोले कि आपकी रियल इनकम बढ़ी है ओवर द टाइम या कम हुई है, तो आप कभी भी उसका जवाब ये सोच के नहीं देंगे कि यार मेरी इनकम पहले इतनी थी अब बढ़ गई है, तो हाँ रियल इनकम बढ़ गई है। बेसिकली जो रियल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो ये कि आपकी परचेजिंग पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और ये परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट जब भी पड़ सकता है जब प्राइसेस चेंज हो, होता है ना। प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम बोलेंगे हमारी रियल इनकम भी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट लिखा हुआ है उससे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमने अभी तक कांस्टेंट अज्यूम करी हुई थी जब हम इन दो वेरिएबल्स का रिलेशन बता रहे थे, ये मनी इनकम नहीं है, यहाँ पे हम कौन सी इनकम की बात कर रहे हैं, रियल इनकम की। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बताने क्या जा रही हूँ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपने जो ये रिलेशन एक्सप्लेन करा ये बिल्कुल सही करा, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप बनता है। लेकिन ये हमेशा प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड में जो डिक्लाइन आता है इसके पीछे दो रीजंस होती हैं, वो रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज कि मेरी इनकम है 100 रुपए, ठीक है, और हम कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जो प्राइस ऑफ पेन है वो है 8 रुपीज, ठीक है। तो आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आप कितने पेन अफोर्ड कर सकते हो, तकरीबन 12 पेन, उसको अप्रोक्स कर लेते हैं कि भाई 12 पेन अफोर्ड कर सकते हैं ना। 100 रुपए हमारी क्या है, इनकम है, पेन की प्राइस कितनी है, 8 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेटली आप कितने पेन अफोर्ड कर सकते हो, 12 पेन आप डिमांड कर सकते हो 12 पेन की, या आपकी परचेजिंग पावर शो हो रही है ना कि 12 पेन आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब इनकम फिर क्या कह रहा है कि आपकी इनकम में तो कोई चीज नहीं दिखाना ना हमें, इनकम मेरी वही 100 रुपए ही है, लेकिन जो पेन की प्राइस है ना वो बढ़ के 8 रुपीज से हो गई है 10 रुपीज, क्या मेरी परचेजिंग पावर स्टिल वही रहेगी, नहीं, अब मैं सिर्फ कितने पेन अफोर्ड कर सकती हूँ, 10 पेन्स अफोर्ड कर सकती हूँ मैं। इट मींस कि मेरी रियल इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। रियल इनकम से सिंपल मतलब क्या है, परचेजिंग पावर, ठीक है। तो हमारे पास चैनल क्या बना कि जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से वो डिमांड कम क्यों कर देता है, क्योंकि उसकी रियल इनकम कम हो जाती है। उन्होंने बोला इस ये जो प्राइस बढ़ने से हमेशा डिमांड कम होती है, इसके पीछे एक रीजन ये है कि क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इस वजह से वो कम डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका वाइस वर्सा आप इफेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर प्राइस कम होगी किसी कमोडिटी की तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और हम क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इम्पैक्ट वही बता रहे हैं जो हमने ऊपर लिखा, लेकिन बस उन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने का तरीका चेंज कर दिया है। कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो भाई पूछ लो। अगेन मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर क्लास में पूछना किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्लास के बाद भी आकर मुझसे पूछ सकते हो।
रियल इनकम तो हमारी परचेसिंग पावर पर डिपेंड करती है। देखो रियल इनकम इनकम के चेंज होने से भी चेंज हो सकती है, क्योंकि रियल इनकम का सिंपल मतलब परचेसिंग पावर है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे रियल इनकम सिर्फ किस वजह से चेंज करनी है, प्राइस की वजह से। क्योंकि अगर हम इम्पैक्ट शो कर रहे होते इनकम और क्वांटिटी डिमांड का, इनकम का डिमांड के साथ रिलेशन एक्सप्रेस कर रहे होते हम, ठीक है, तो वो तो एक अलग बात थी, उसमें हम मनी इनकम भी कंसिडर कर सकते थे, ठीक है, कि हम बोलते भाई हमारी मनी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और हम डिमांड ज्यादा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हम इम्पैक्ट दिखा रहे हैं वो प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ दिखा रहे हैं। तो इसमें हम अगर मनी इनकम चेंज कर देंगे तो इट मींस हमने अजम्पशन ली हुई थी कि कांस्टेंट रहेगा, वो होल्ड ही नहीं रही ना, ठीक है। तो फिर तो डिमांड पे भी इम्पैक्ट आपका वेरी कर जाएगा। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है और उसके साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है, तो अब हमारे लिए नेट इफेक्ट ढूंढना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि एक चीज मेरी रियल इनकम को क्या कर रही है, प्राइस का बढ़ना मेरी रियल इनकम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और इनकम का बढ़ना मेरी रियल इनकम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ऐसी हो रहा है ना। तो अब इम्पैक्ट क्या निकालोगे कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। इस वजह से आपने यहाँ पे जो रियल इनकम को चेंज कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस की वजह से कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी दो चीजें रियल इनकम डिसाइड कर रही होती है, एक आपकी मनी इनकम और दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस आपकी परचेसिंग पावर बना रही होती है, ठीक है, कि आपकी परचेसिंग पावर कितनी है। अच्छा, ये इनकम इफेक्ट सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नाम से पता लग रहा है सब्स्टिट्यूट से निकला है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि ठीक है, एक तो ये रीजन होता है कि मैं पहले जो है वो 12 पेन अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं तो अब मैं सिर्फ 10 पेन अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। एक तो ये रीजन है जिसकी वजह से मैं पेन की डिमांड कम कर दूंगी। दूसरा रीजन ये भी है कि अगर ये पेन जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं ना, डॉलर के डिफरेंट आ जाते हैं, तो हो सकता है कि अगर डॉलर का एक्सपेंसिव हो जाए तो मैं पियानो वगैरह या किसी और पेन पे क्या कर जाऊं, स्विच कर जाऊं, जो कि रिलेटिवली क्या हो, चीपर हो, जिसकी प्राइस रिलेटिवली कम हो। इसको आप क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि कंज्यूमर क्या करता है कि जब किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ डॉलर पेन अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो कंज्यूमर स्विच कर जाएगा किस पे, उसके किसी भी सब्स्टिट्यूट पे, ठीक है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप पियानो की एग्जाम्पल ले लो या कोई भी दूसरा पेन, ठीक है। इट मीन्स के डॉलर पेन की डिमांड पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कम हो जाएगी। डॉलर पेन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थ्रू आउट हम एक्सप्लेन वही कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, लेकिन हम उसके पीछे हमने दो रीजंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्राइस बढ़ने से डिमांड कम क्यों होती है। एक रीजन क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, दूसरा रीजन क्योंकि हम चीपर सब्स्टिट्यूट पे क्या कर जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, इस वजह से, ठीक है। अगेन आप इसको भी जो है वो इसका दूसरा मतलब अपोजिट एक लिंक बना सकते हो कि अगर डिक्रीज हो जाएगी प्राइस तो वो दूसरे सब और एक्सपेंसिव वन से चीपर वन पे यानी डॉलर पे स्विच कर जाएंगे और डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप इसका ये चैनल बनाना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एक टाइम ये आएगा कि ये चैनल आपके दिमाग में बनेंगे, ठीक है। आप खुद बना रहे होगे कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर ये होगा, ठीक है, वो एक पूरा लिंक बनता जाएगा जी। ऐसे प्रोडक्ट बहुत ही कम होते हैं बट बिल्कुल होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो हमें पता है कि भाई कुछ चीजें हैं जो हमारी कंट्री में मौजूद नहीं है, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ठीक है। तो क्योंकि इनका हमारे पास कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं। और फिर इसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा आगे जाके जिसको हम देखेंगे एज अ मोनोपोली, कि वो सेलर जो कि एक ऐसी कमोडिटी सेल कर रहा है जो कि जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल
नहीं है, तो वो एक तरह से सिंगल सेलर है, पूरा का पूरा मार्केट शेयर उसके पास है। इसी तरह आप के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल भी ले सकते हो, प्योर मोनोपोली तो नहीं है, स्टिल हमारे पास टेम्पररी कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं। सोलर पैनल्स हैं, बहुत सारे लोग सोलर पैनल्स को भी यूज कर रहे हैं, या फिर लाइट जाती है तो हम हमारे पास जनरेटर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये सब भी थोड़ा बहुत तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। लेकिन एसच कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, अभी भी सोलर पैनल्स पे भी बहुत कम ही लोग आए। तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाएगी तो हम बिल्कुल ही मीटर निकाल के बैठ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है। उस केस में फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फिर जाहिर है आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो डिमांड उस केस में जो भी कम होगी वो फिर इनकम इफेक्ट की वजह से ही ज्यादा मेन इफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ चीजों पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होता है, कुछ पे इनकम इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता चल के पढ़ते रहेंगे कि कुछ चीजों की डिमांड प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सब्स्टिट्यूट्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं होते, तो कंज्यूमर्स की मजबूरी होती है उन चीजों की डिमांड उतनी कम नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यूसेज हम बिल्कुल कम करते हैं। अगर कोई ये बोले कि मिस पेट्रोल तो जरूरत है, मिस पेट्रोल की तो बिल्कुल डिमांड कम नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिमांड बिल्कुल कम होती है, जो आप अननेसेसरी बाहर निकल रहे होते हो किसी भी उसके लिए कि भाई चलो घूमने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, वो चीजें आपकी थोड़ी सी जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिसिटी की भी रेट बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होता है घर में, कि भाई आपको बोला जा रहा होता है कि यार जहाँ नहीं बैठे हुए हो या उठ के जाओ तो लाइट बंद कर दो, ठीक है, फैन स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा होता है कि आप बोलते हो कि भाई थोड़ा यूसेज आप, डिमांड कम होती है, बट कितनी कम होती है कितनी कम नहीं होती, ये हमारा चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसके अंदर हम गुड्स की टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे कि भाई डिमांड में कितना चेंज आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये वाली स्लाइड जो है हमारी, ये सबको समझ में आ गई? चाहो तो एक दफा रीड कर लो और फिर मुझे बता दो। कोई अलग से कोई बात तो नहीं लिखी हुई है स्लाइड के अंदर? वही बात मेंशन है जो हमने पढ़ी है। जी, द गुड विल नाउ इज लेस रिलेटिव टू अदर गुड्स, यानी दूसरों के मुकाबले में अब हम उसको कम खरीदेंगे, हमारे लिए अब कम अच्छा हो गया ना, क्योंकि अब वो एक्सपेंसिव हो गया है, ठीक है। इसी वजह से फिर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर देंगे। इस सेंटेंस में मैं हमें स्टडी टेक्स्ट के अंदर कोई मिस्टेक थी, उसके अंदर लेस नहीं लिखा हुआ था, मुझे ऐसा कुछ याद पड़ता है, मैंने इसमें हम पेन, हम स्विच नहीं करेंगे। जो, देखो, अब उस सूरत में हमें क्या समझाना होगा, हम कहते हैं जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इनकम इफेक्ट में हमने इस तरह इसको समझाया कि प्राइस कम होने से रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हम डिमांड बढ़ा देंगे, ये इनकम इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में फिर हम ये बोलेंगे कि अगर डॉलर पेन की प्राइस कम हो जाएगी और बाकी पेन की प्राइस अनचेंज्ड है क्योंकि वो अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, उन पेन से अब डॉलर पेन की तरफ स्विच कर जाएंगे, ठीक है। अब जो पियानो यूज करता था, दूसरे पेन यूज करते थे, वो अब डॉलर ज्यादा खरीदेंगे क्योंकि डॉलर रिलेटिवली क्या हो गया है, चीपर हो गया है, इस वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारी प्रोडक्ट जो हम एग्जांपल में ले रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएगी तो हम स्विच कर जाएंगे दूसरी प्रोडक्ट पे, और अगर ये चीपर हो जाएगी तो बाकी जो कंज्यूमर्स हैं जो दूसरे पेन यूज कर रहे हैं वो हमारी प्रोडक्ट पे स्विच कर जाएंगे, जिससे हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जी, इस
वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है वो जरा मुझे बताएं कि सर के ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, मुश्किल तो नहीं हो रही? अच्छा जी, एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखो कुछ चीजें मैं स्टार्ट से ही इस तरह लेकर चल रही हूँ कि आगे जब आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अजम्पशंस हमने क्या पढ़ा कि अजम्पशंस वो फैक्टर्स हैं जिन पे कोई भी थ्योरी बेस कर रही होती है, ठीक है ना, जिनको आपने अज्यूम किया होता है कि ये होल्ड रहेंगी अजम्पशंस, तभी ये थ्योरी की जो रिलेशन है वो आपकी प्रॉपर निकल के आएगी, ठीक है। अगर वो अजम्पशंस जो हमने ली हैं वो होल्ड नहीं करती तो वो थ्योरी की क्या बन जाएगी, लिमिटेशन बन जाएगी। हमने अज्यूम करा कि इनकम कांस्टेंट रहेगी, अगर इनकम कांस्टेंट नहीं रहती तो वो लॉ ऑफ डिमांड की क्या बन जाएगी, एक्सेप्शनल केस बन जाएगा, लिमिटेशन बन जाएगी। तो एक्सेप्शन या लिमिटेशन किसी भी थ्योरी की वो फैक्टर्स कहलाते हैं जिनकी वजह से वो थ्योरी वो लॉ क्या हो जाए, आपका फेल हो जाए, प्रॉपर वर्क ना कर सके, ठीक है ना, वो उस थ्योरी की लिमिटेशंस कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस लिखी हुई है लॉ ऑफ डिमांड की कि वो कौन से ऐसी कमोडिटीज हैं या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड का जो रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा होता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशन, वो इनवर्स रिलेशन नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है, या वैसा इनवर्स रिलेशन हमें नजर नहीं आता। वो सिचुएशंस आपके पास लिखी हुई है। अगेन जैसे कि डिटर्मिनेंट्स में हमने कुछ गिनती के डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए थे ना, आपके जहन में कोई और डिटर्मिनेंट भी आ सकता है कि मिस ये फैक्टर भी तो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो हमारी कोर्स में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लिखे हैं, बिल्कुल इसी तरह लिमिटेशंस इसके अलावा और भी हो सकती हैं, इन्होंने कुछ मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। मुश्किल नहीं है, आसान है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली हेडिंग क्या लिखी हुई है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये कौन सी चीजें होती हैं जो हम हमारी बेसिक जो जरूरियात होती हैं, हम रोजमर्रा में जो यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल खाने पीने की फूड आइटम्स नॉर्मली हम ले रहे होते हैं, इसमें मेडिसिन वगैरह हम हमारे लिए जो है वो बड़ी जरूरी है अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं तो ये आपकी जैसे इसमें एग्जांपल लिखी हुई है शुगर, राइस, व्हीट, और इसमें मेडिसिन भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये कौन सी चीजें हैं, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। ये कोई हमारी हम अपनी कंफर्ट के लिए नहीं ले रहे होते, ये कोई हमारा लग्जरी यूज के अंदर काउंट नहीं होता, ये हमारी बेसिक जरूरियात हैं, ठीक है। तो जो हमारी बेसिक जरूरियात की चीजें होती है ना, इनको हम प्राइस को देखते हुए डिमांड नहीं करते, ठीक है। प्राइस जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, हमें जितनी डिमांड करनी होगी हम उतनी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन कमोडिटी, इन बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इनकी प्राइस अगर कम हो जाती है, तो अगर एक बंदा डेली उसका ये रूटीन है कि भाई वो 2 टाइम खाना खाता है और हर एक टाइम वो 1 रोटी खाता है, तो 2 टाइम वो 2 रोटियां खाता होगा। तो अगर वीट की प्राइस कम हो जाती है तो वो 3 रोटियां नहीं खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी जितना उसको जरूरत थी वो 2 रोटियां ही खाता है। तो प्राइस वीट की कम हो जाने से वो ज्यादा खाना नहीं खाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इनकी डिमांड पे प्राइस कम होने से ऐसे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बोलें कि प्राइस बढ़ जाती है, तो जब बेसिक जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होता है, आप खुद अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये बात बताओ मुझे कि जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है तो हम अपने बाकी एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं ना, हम बोलते हैं बाकी एक्सपेंडिचर थोड़ी कट डाउन कर देते हैं, पर ये तो यार जरूरत है, ठीक है ना, इसकी डिमांड तो नहीं कम कर सकते, तो यार ये तो लेना ही लेना है। तो बाकी चीजों की जो हमारी कंफर्ट की जो हम डिमांड कर रहे होते हैं, जो हम लग्जरी चीजों की डिमांड कर रहे होते हैं, दूसरी चीजों की, उनकी डिमांड को थोड़ा सा हम जो है वो अपना कट डाउन करके इनकी डिमांड को मेंटेन रखते हैं। तो नॉर्मली इन चीजों की जो डिमांड होती है वो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस जो है वो आपकी चेंज हो रही होती है। हम प्राइस को देखते हुए नहीं डिसाइड करते, ये अदर फैक्टर्स हैं जो उनकी डिमांड को डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी के फैमिली मेंबर्स ज्यादा होंगे तो वो उन चीजों की डिमांड ज्यादा करेगा, किसी की कम होंगे तो कम डिमांड करेगा। तो ये प्राइस डिसाइड नहीं करती बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को की का डिमांड के डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस हम इनकी डिमांड करते हैं, इसी वजह से लॉ ऑफ डिमांड का जो इनवर्स रिलेशन है वो आपको यहाँ नहीं दिख रहा होता। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। इसी तरह मेडिसिन, एक बंदा है जिसको कोई जिसको रोज जो है वो इंसुलिन लेनी है, ठीक है।
अब इंसुलिन की प्राइस बढ़ जाएगी, तब भी वो उसको लेनी है, उसके लिए जरूरी है एक, तब भी वो लेगा। अगर कम हो जाएगी तो वो दो नहीं लेगा, तब भी वो एक ही लेगा। ठीक है, तो ये प्राइस को देखते हुए डिमांड नहीं हो रही होती। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमारी सोसाइटी में बड़ी आसानी से समझ में आने वाली चीज है, यूज एज कन्फर डिस्टिंक्शन। हमारी सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा होता है जिसको शौक होता है वो चीजें डिमांड करने का जो एक्सपेंसिव हो। ठीक है, हमारे जो आप एक्टर एक्ट्रेस को देखें, ये जो जितने भी होते हैं, या अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये होते हैं कि यार सस्ती चीज नहीं खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने आप को दूसरों से क्या दिखाना होता है, थोड़ा डिफरेंट दिखाना होता है, भाई दिखे कि हम थोड़े डिफरेंट हैं बाकियों से। तो इस वजह से वो डिमांड ही उस चीज की करेंगे जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होंगी। ठीक है, तो ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस के अंदर कि इन जितनी किसी चीज की डिमांड प्राइसेस इंक्रीज होंगी, ये उस चीज की डिमांड बढ़ा देंगे। और ये किसके लिए है, सिर्फ फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ये हर इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होता, ये कुछ लोगों की साइकी होती है कि जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज होगी वो उसको उतना ज्यादा खरीदेंगे ताकि दिखे कि यार ये उसने तो कितनी महंगी वॉच पहनी हुई है, कितनी एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई है, कितने एक्सपेंसिव शूज पहने हुए हैं, अपने आप को दूसरों से डिफरेंट रख सके। ठीक है, अरे तो जितने भी, खैर छोड़ें, यू चेंज इन इनकम थर्ड फैक्टर आ जाता है। ठीक है ना, चेंज इन इनकम में हमने ये बात पहले ही देख चुके हैं कि ऐसा पॉसिबल है, जैसे मैंने आप लोगों को मोबाइल फोन की एग्जांपल दी कि एक बंदा था जिसकी पहली इनकम जो है पहले प्राइसेस वो देख रहा था कि यार मोबाइल फोन्स की कम थी, फिर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी इनकम क्या थी, कम थी। अब ऑल्दो कि मोबाइल फोन की प्राइसेस या हर चीज की प्राइस अभी क्या हो रही है, बढ़ ही रही है, लेकिन क्योंकि उसकी इनकम भी बढ़ गई है तो वो क्या कर रहे हैं, उस चीज की उसने डिमांड बढ़ा दी है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमारी इनकम का इंक्रीज होने का परसेंटेज रेट जो है वो प्राइसेस से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, डिमांड क्या कर देंगे, अपनी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने से परचेसिंग पावर बढ़ गई है। अगेन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हमने इनवर्स रिलेशन पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, तो ये भी एक ऐसा केस है। कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ था ना हमने ये इसको, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगी तो ये लॉ ऑफ डिमांड का प्रॉपर वो रिलेशन इनवर्स नहीं आ पाएगा। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, हेडिंग का क्या मतलब है, इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये है कि अक्सर हमारे पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती मार्केट की। हमें नहीं पता होता कि ये जो हम कमोडिटी ले रहे हैं इसके कितने सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आपसे मैं बोलूं कि यार आप ये जो टूथपेस्ट ले रहे हो इसके बताओ ये कितने सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, और आपको पता है कि जिस क्वालिटी का आप ले रहे हो उसी सेम क्वालिटी का एक और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और उससे कम में मिल रहा है। अक्सर हमें कोई दूसरा बता रहा होता है कि यार ये चीज वहां से तो इतनी सस्ती मिल रही है और क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्कुल ऐसी क्वालिटी है, तो हम बोलते हैं अच्छा, मुझे पता नहीं था, मैं तो फालतू में इतने टाइम से यही खरीद रहा था इतना एक्सपेंसिव। तो अक्सर क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन में नहीं होती, हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होती मार्केट की, जिसकी वजह से होता ये है कि हम एक चीज एक्सपेंसिव खरीद रहे होते हैं ऑल्दो वो मार्केट में जो है वो चीपर रेट में अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इट मे पॉसिबल कि किसी चीज की प्राइसेस ज्यादा हो बट स्टिल लोग डिमांड उसकी क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, क्योंकि लोगों के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं हो। हमें उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा पता होता है जिनकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है। ठीक है, जिनकी एडवर्टीजमेंट हो रही होती है वो चीजें हमारे जहन में होती है कि हाँ ये चीज है, जिनकी एडवर्टीजमेंट इतनी प्रॉपर नहीं हो रही होती उनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, वो हम अगर किसी सुपर मार्केट वगैरह में जाते हैं तो हमें पता चलता है उस सेक्शन में जाके कि अच्छा इसके इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स के बारे में हमें पता भी नहीं होता कि भाई ये भी कोई ब्रांड है इस चीज का। तो अक्सर हमारी अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी फुल इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से भी हम किसी एक्सपेंसिव चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं अनसर्टेन कंडीशन, कोई वॉर की कंडीशन हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे कोविड में आपने देखा कि आपको मास्क वगैरह की डिमांड जो है वो फेस मास्क की डिमांड लोगों ने कितनी प्राइसेस कहाँ शूट कर गई थी उनकी, उसके बावजूद लोग क्या कर रहे थे, उनकी डिमांड
ज्यादा कर रहे थे, कोई ना कोई डर था ना कि फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी या इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कोई ना कोई डर था ऐसा जिसकी वजह से, कोई अनसर्टेन कंडीशन थी जिसकी वजह से लोग जिस चीज की प्राइस ज्यादा बढ़ रही थी उसके बावजूद उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे थे, ठीक है। तो इस अनसर्टेन कंडीशन के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी कि आपको डर है कि उसकी प्राइस बढ़ जाएगी फ्यूचर में, आपको डर है कि उसकी शॉर्टेज हो जाएगी फ्यूचर में, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं जिसकी वजह से लोग जितनी भी उसकी हाई प्राइसेस होंगी उसके बावजूद उसकी डिमांड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ब्लैक में मिल रही होती है, अक्सर मेडिसिन वगैरह शॉर्ट हो जाती हैं, फिर भी आप उसको हाई प्राइस में ले रहे होते हैं क्योंकि आपको पता है यार ये बड़ी जरूरी है, इनको लेना है। तो अब इवन ये कि उनकी बहुत प्राइसेस शूट कर जाती है, डबल से भी ज्यादा हो जाती है, स्टिल आप ले रहे होते हो, ठीक है ना, कि भाई मजीद शॉर्टेज ना हो जाए इससे पहले हम ले लें, सही है। इसके अंदर अच्छा ये कोई मुश्किल केसेस हैं, कोई ऐसा केस जो कि हम जिससे रिलेट ना कर पा रहे हो, ठीक है, हमारी ही सराउंडिंग में ये सब कुछ हो रहा होता है, हमारे साथ भी हो रहा होता है, ये हमारी ही बिहेवियर के बारे में सब बताया जा रहा है, एक केस और होता है, ठीक है। अच्छा जो हेडिंग जितनी ज्यादा रिलेटेबल होती है हमारे साथ उतनी ज्यादा हमें जाहिर है बात समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। एक हेडिंग यहाँ पे और है जो इन्होंने क्या किया है भाई आपके आई कैप वालों ने, कि उसे यहाँ तो मेंशन नहीं करा, वो मैंने भी बाद में देखा जब मैंने स्लाइड्स बना ली, कि अगर आप यहाँ पे देखो लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो उसके अंदर उन्होंने यही फैक्टर्स मेंशन करे हुए हैं जो मैंने आपको पास ये मार्केट डिमांड उन्होंने बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने भी प्रॉपर तीनों इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं बनाई, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने आप लोगों को अभी बता दिए। एक फैक्टर और है, और वो कहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने अक्सर ये क्या करते हैं, अल्लाह जाने ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बहरहाल अक्सर ये करते हैं कि ये कुछ चीजें स्टिकी नोट्स में आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के एंड में इन्होंने स्टिकी नोट्स दिए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि इन स्टिकी नोट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाता है जो पूरे चैप्टर में इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ होता बट स्टिकी नोट्स में मेंशन किया हुआ होता है, तो जाहिर है वो भी बताना इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है गिफिन पैराडॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यहाँ से सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आप लोगों को लिमिटेशन के अंदर ही आता है, गिफिन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स आगे लिखा हुआ है इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। पैराडॉक्स बेसिकली कहते ही है कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी के साथ किसी दूसरी स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, ठीक है ना। ये जो अच्छी बात ये होती है अंग्रेजों में कि ये लोग क्या करते हैं कि जो कोई थ्योरी देता है ना, ये उस थ्योरी को उसी के नाम पे रख देते हैं, ठीक है ना। ऐसी मल्टीपल थ्योरीज आपको मिलेंगी जिसका नाम आप देखोगे कि वो जिसने रिप्रेजेंट करी उसी के नाम पे नाम उन्होंने जो है उस थ्योरी का नाम रख दिया। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो आपका गिफिन पैराडॉक्स है, ये जिन्होंने ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, लिमिटेशन है, ठीक है ना, जिन्होंने ये रिलेशन एक्सप्लेन करा था उनका नाम ही रॉबर्ट गिफन था। तो ये 19th सेंचुरी में ही बता रहे हैं कि भाई इन्होंने ये रिलेशन एक्सप्रेस करा था। और ये रिलेशन था क्या, थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अप्लाई होता है, हर किसी पर अप्लाई नहीं होता, इसके पीछे की भी कुछ अजम्पशंस होना जरूरी हैं और हम इससे अक्सर रिलेट नहीं कर पा रहे होते तो हमें थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो। सबसे पहले ये जिन हाउस होल्ड की बात हो रही है वो बहुत ज्यादा पुअर हाउस होल्ड हैं, ठीक है ना, यानी कोई आम हम नॉर्मल किसी एवरेज ग्रुप ऑफ इनकम के किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहे, हम किसी ऐसे हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हो, जिसके पास अपनी बेसिक नीड को भी पूरा करने के पैसे ना हो, ठीक है ना, बहुत ही पुअर हाउस होल्ड। अब सोचो कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा जिसको आपने देखा हो, जिसको आपने ऑब्जर्व किया हो जो बहुत ज्यादा गरीब हो, कोई मजदूर ऐसा है, ठीक है। अब उनका बिहेवियर देखो कि वो बिहेवियर आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि देखो ये लोग करते क्या है। मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल में नहीं, इसको सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी इसका रिलेशन कि उन्होंने आपको क्या बताया था। रिलेशन उन्होंने यही बताया था कि होता ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी चीज की प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। अब ये उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन करा था, उन्होंने बोला जब एक बंदा बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है ना, तो उसको खाने में वो चीज लेगा जो सबसे ज्यादा क्या होगी, सस्ती होगी, जो सबसे ज्यादा सस्ती चीज होगी ना वो लेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या है, पेट भरना, ठीक है।
वो टेस्ट वगैरह ये सब देखकर नहीं खाएगा, वो बोलेगा कि यार कुछ ऐसी चीज लो सबसे सस्ती है, बस पेट भर जाए, ठीक है ना, 2 वक्त की रोटी या 2 वक्त का कुछ खा लूं बस ना। और हम मंथली इस चीज को समझते हैं कि मंथ के अंदर वो 28 डेज, लेट्स सपोज 28 डेज जो है ना वो खरीद रहा होता है बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के राइस, ठीक है ना, सबसे सस्ता चावल जो आ रहा है ना वो ले रहा है और वो बना के खा रहा है। आप यहाँ पे अगर वीट लेंगे तो वीट की प्राइसेस तो तकरीबन सेम ही होती है, इस वजह से मैंने राइस ले लिया कि सबसे सस्ता राइस जो भी आ रहा है वो 28 दिन वही खा रहा है, बस वो बना के खाली खा रहा है, ठीक है ना राइस। लेकिन जाहिर है कि इंसान का दिल है, आपको दिल करता है कि कुछ टाइम, कुछ तो कभी ऐसा हो कि महीने के अंदर मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा भी कुछ खा लूं। तो सिर्फ 2 दिन ऐसे हैं जिनके अंदर वो अफोर्ड कर पाता है मीट, ठीक है ना, कि भाई 30 दिनों के अंदर सिर्फ 2 दिन ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से मैं गोश्त अफोर्ड कर सकता हूँ, बाकी सारे दिन बस मैंने, ठीक है, राइस ही खा के अपना पेट भरना है, ठीक है। अब ये 2 दिन बीच के कोई से भी हो सकते हैं, वॉटर। अब हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें 2 प्रोडक्ट्स ली हैं, एक बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की और दूसरी की क्वालिटी क्या है, सुपीरियर क्वालिटी है, और ये दोनों आपस में किसी भी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 1 किलो राइस की कंजम्पशन कम करके 1 किलो मीट की डिमांड बढ़ा सकूं, क्योंकि दोनों की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। सबसे सस्ता चावल भी कितने का आ रहा है भाई, किसी को अंदाजा है कुछ थोड़ा बहुत अप्रोक्स? चलो 90 कर लेते हैं कि 1 किलो 90 रुपए का आ रहा है, ठीक है ना। और मीट 1 केजी कितने का चल रहा है? क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ लेने के लिए ना, इसलिए मुझे रेट नहीं पता होते। हाँ 1400-1300, बस आप ये एरियाज पे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है रेट, ठीक है। 1300 पर केजी या 1200 भी कर ले तो डजेंट मैटर, आप देख रहे हो कि कितने टाइम्स इसकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो एक अगर अब देखो उसने 2 चीजें हमने अजम्पशन ली, पहला जो बंदा जिसकी हम एग्जांपल ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो जो 2 कमोडिटीज ले रहा है उनमें से एक बहुत ज्यादा इंफीरियर है और एक क्वालिटी सुपीरियर है। अब इस केस में आप सोचो कि अगर ये जो इंफीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट है जिसको आप गिफन गुड भी कहते हैं, इस गिफन गुड को, गिफन गुड कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा जिसकी क्वालिटी लो है, उसकी प्राइसेस क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। हमने अपनी एग्जांपल में राइस लिया हुआ है इसको, ठीक है। अगर इसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं क्या करेगा, इसका क्या बिहेवियर होगा, क्या डिसाइड करेगा कि राइस की प्राइस बढ़ गई है? इन दोनों के दरमियान ही उसने चूज करना है। क्या वो ऐसा कर सकता है कि वो बोले कि यार अब एक दिन मैं राइस की कंजम्पशन कम करके अब मैं 3 दिन मीट खाऊंगा और बाकी के 27 दिन मैं राइस खाऊंगा? ऐसा उसके लिए पॉसिबल नहीं है। मजबूरन वो क्या करेगा कि बोलेगा कि यार 2 दिन खाता था अब 1 दिन खाना पड़ेगा मीट, अब मैं बाकी के 29 डेज मुझे राइस खाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो भाई मीट बहुत महंगा हो गया, अब मैं इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मजबूरन जो वो चीज अफोर्ड कर रहा था उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जो कि एक्सपेंसिव हो गई है ऑल दो के वो चीज, लेकिन वो उसकी डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाई है उसने? क्योंकि वो राइस की कंजम्पशन कम करके उन पैसों से मीट नहीं खरीद सकता। अगर वो एक दिन में 1 किलो चावल यूज करता था तो ऐसा कर सकता है कि राइस की प्राइस, क्योंकि 95 से अगर यार 100 भी हो गई है, 110 भी हो गई है, तो वो बोले कि अब मैं एक दिन वो 1 किलो के चावल नहीं ले रहा, तो उसके पास कितने बचेंगे पैसे, 110 ले सकता है उससे मीट, आधा किलो भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो 2 प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं ये सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मजबूरन उसने क्या करना है, और ये देखो हमारे लिए अगेन मैंने स्टार्ट में ये बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लोग हैं जिनके लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अक्सर ये बिहेवियर। क्यों? क्योंकि हम लोग ये फेस नहीं कर रहे होते। हाँ हमारे तो मर्जी का खाना ना बने तो हमने घर में शोर मचा देना होता है कि हमने ये नहीं खाना, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, तो हम तो टेस्ट पे चल रहे होते हैं,
ठीक है, हम तो ये देख ही नहीं रहे होते कि हम क्या चीज अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ये अगर मैं किसी मजदूर को बिठा दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं उसको ये समझाऊं तो उसको तो एक सेकंड में ये बात समझ में आ जाएगी कि बिल्कुल ऐसे ही होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो खुद आंखों देखा हाल है। आप लोग तो जाते होंगे गोश्त की दुकान पे चिकन लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए, वहां पे कितने लोग ऐसे आ रहे होते हैं जो कि आपका एक पाव कुछ ले लेंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि भाई, वो उसको बोलेंगे यार गर्दनें दे दो। हो रहा होता है ना ऐसा, पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है नहीं, कितने लोग ऐसे आ रहे होते हैं, और वो चीज भी उनके लिए बड़ी लग्जरी में काउंट होती है कि यार ये अफोर्ड कर रहा है, आज ये बनाएंगे, इसका सालन बनाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे लोग भरे पड़े हैं हमारे सराउंडिंग में, हमें शुक्र करना चाहिए। तो ये बिहेवियर हमारे लिए अक्सर कुछ स्टूडेंट्स के लिए समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उनके साथ ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग फेस नहीं कर रहे होते, तो हमें वो चीज नहीं समझ में नहीं आ पाती। लेकिन ऐसा ही होता है कि जो चीज जितनी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, आप बोलोगे यार पहले 2 दिन मीट खाता था, गोश्त खाता था, अब एक ही दिन खाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अफोर्डिंग अब रही नहीं है उतनी अफोर्डेबिलिटी। तो गिफ्ट गुड्स की मैं अब डायरेक्ट एग्जांपल हमने समझी है, अब उसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि गिफ्ट गुड्स आर दोज गुड्स अच्छा, इन्होंने गिफन रॉबर्ट गिफन ने जिन दो चीजों की एग्जांपल ली थी वो ब्रेड और मीट की ली थी, क्योंकि जाहिर है वो एशियन तो थे नहीं, ठीक है। तो उन्होंने व्हीट या राइस की एग्जांपल नहीं यूज करी थी, उन्होंने ब्रेड की एग्जांपल यूज करी थी, क्योंकि वहां पे जो गरीब लोग होते हैं वो नॉर्मली ब्रेड वगैरह यूज कर रहे होते हैं ज्यादा ना। तो उस अगर आप ओरिजिनल डेफिनेशन में देखें तो उन्होंने एग्जांपल ब्रेड और मीट की देकर समझाया था इसे। अब इसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा बन जाएगा, क्या रिलेशन नजर आ रहा है हमें, पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं उस लो क्वालिटी राइस की, यानी बेसिकली हम गिफ्ट गुड की प्राइस ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी डिमांड ले रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रही है तो हम उसकी डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास जो गिफन गुड का डिमांड कर्व बन रहा होता है वो पॉजिटिवली स्लोप बन जाता है। इसी वजह से ये गिफन पैराडॉक्स कहलाता है कि ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। आपके पास ये किस तरह आएगा एमसीक्यूज के, फिर मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे जी। बताती हूँ मैं, एक सेकंड, आप नोट कर लो ये। जी, इसको रिपीट कर दूं एक दफा, करती हूँ सर। सबसे पहले तो ये इन्होंने सवाल पूछा कि मिस इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर को रिपीट कर दें इस हेडिंग को। देखो उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी कि अक्सर कंज्यूमर क्या करता है कि वो कॉस्टली चीजों की डिमांड कर रहा होता है, ठीक है, यानी जो चीजें एक्सपेंसिव होती हैं वो उन चीजों की डिमांड कर रहा होता है। किन रीजंस की वजह से, एक रीजन मैंने आपको ये बताया कि उसके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं होती मार्केट की, ठीक है, उसको पता नहीं होता कि इसका कोई चीप सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा ये कि अक्सर हमारी साइकी में ये बात भी आ जाती है, आप इसमें ये भी ले लेते हैं कि हमें लगता है कि जिस चीज की प्राइस ज्यादा होगी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी।
ठीक है ना। अब पीछे कोई वो मैंने सुना कि वो नूरी की बिरयानी मिल रही है 100 रुपए की, ठीक है ना। तो अब हो सकता है कि किसी के जहन में आए कि यार वो 100 रुपए की चिकन बिरयानी दे रहा है, क्या दे रहा होगा, सस्ती होगी, तो भाई नूरी से नहीं खाना, कराची फूड से जाके ले लेनी है, मुझे नहीं पता, या अल्लाह वाला से बिरयानी मंगवा लेनी है, क्योंकि इसकी बिरयानी तो सस्ती है तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो अक्सर ये हमारे उसमें साइकी में भी ये बात आ जाती है कि भाई जो चीज जिसकी प्राइस ज्यादा होगी वो कॉस्टली होगी, वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। इस वजह से जितनी ज्यादा किसी चीज की प्राइस होती है हम उसकी डिमांड ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर में आप ये एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हो। अच्छा जी, नहीं नहीं 1 kg मीट 2 दिन में नहीं कंज्यूम कर रहा। देखो गिफन गुड समझाते हुए ना प्रॉपर मैं उसकी अजम्पशंस वगैरह लिख सकती थी, मैं पहले बहुत प्रॉपर उसको लिख देती थी कि भाई पर मंथ, लेकिन फिर जाहिर है उसमें फिर आपका बहुत ही आधा घंटा जाता है कि पर मंथ आपने ले लेना है कि पर मंथ उसकी जो फूड ग्रेन की जो डिमांड है ना वो कितनी केजी की है। वो फिर आप प्रॉपर उसको नंबर्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं कि भाई उसको एक महीने के अंदर जो है वो फॉर एग्जाम्पल 30 kg की वो डिमांड करेगा फूड ग्रेन की। ओवरऑल कह रहे हो कोई भी चीज आप अगर डिमांड करेगा वो 30 kg डिमांड कर रहा होगा, ठीक है ना। अब आप उसके अकॉर्डिंग देख रहे होते हो कि अगर राइस की प्राइस बढ़ रही है तो अब आप वो एक दिन में अगर चावल लेगा तो भी 1 kg लेगा। अब आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि वो भूखा रह ले थोड़ा सा ना, अगर वो एक दिन में 1 किलो गोश्त की कंजम्पशन करता है, और हम किसी सिर्फ एक हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, हम उसके पूरे उसके घर में उसके साथ इंडिविजुअल के साथ पूरा घर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 1 kg अगर वो गोश्त की डिमांड करे तो आप बोल रहे हो उसकी अपनी डिमांड 1 kg से कम कर दे, आधा kg कर दे, तब भी वो 1 किलो राइस की प्राइस से मैच कर रहा है किसी भी तरह। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो 1 kg राइस की डिमांड कम करके, चलो 1 kg नहीं, आप कह रही हो 1.5 kg मीट की डिमांड बढ़ा दे, तो ये भी नहीं कर सकता वो। यही तो एग्जांपल यूज की गई है कि दो अजम्पशंस में ये चीज शामिल है कि दो चीजें जो आप ले रहे हो उनकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा फर्क है। तो 1 kg क्या वो 1/2 kg भी डिमांड नहीं कर सकता मीट की अगर वो यहाँ से राइस की कंजम्पशन कम करे। अब आप बोलो मिस, अब आप कैलकुलेशन शुरू कर दो मिस, 4 kg अगर हम कम करते हैं तो हमारे पास इतने रुपए आ जाएंगे, तो शायद हम आधा किलो मीट की डिमांड बढ़ा दें। तो इसका मतलब ये कि आप कितने दिन उसे भूखा रख रहे हो भाई, आपने ये भी तो देखना है ना कि हर दिन उसे खाना जरूर है, अब आपने गोश्त खिलवाना है उसे लाजमी। मिस पॉजिटिव रिलेशन नहीं आना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन निकाल के लेकर आएंगे हम किसी तरह ना। तो अब वो जबरदस्ती हम 4-5 किलो राइस की कंजम्पशन कम करके उसको 1 किलो मीट की कंजम्पशन बढ़ाएं, ठीक है, तो ये जाहिर है वो फिर इतने दिन की कंजम्पशन भी तो उसकी चली जाएगी ना। तो ये बात देखो, अगर आपने फर्दर इस चीज को पढ़ना है गिफन गुड के अंदर, तो मैं फिर आपको एक टेबल शेयर कर दूंगी, ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ, जिसमें लिखा हुआ हो कि भाई पर्सन की इनकम इतनी है, प्राइसेस इतनी है, ठीक है, फूड ग्रेन की डिमांड इतनी है, टेबल बना हुआ हो प्रॉपर। अगर आपको पूरा प्रॉपर टेबल चाहिए तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दूंगी। अभी सिर्फ बात समझने की क्या है, ये कि दो चीजें हैं हमारे पास, एक की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी है, बहुत सस्ती चीज है, और दूसरी चीज जो हम बड़ी मुश्किल से 1-2 टाइम अफोर्ड कर पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो चीपर वन है उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो मजबूरन कंज्यूमर क्या करता है कि अगर उस सस्ती जो सबसे सस्ती चीज है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो भाई 5 रुपए बढ़ेगी, 10 रुपए बढ़ेगी, 15 रुपए बढ़ेगी, कितने बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी वो इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो उसकी कंजम्पशन कम करके एक्सपेंसिव वन को अफोर्ड कर पाए। तो मजबूरन उसकी मजबूरी होगी कि वो क्या, उसको क्या करना पड़ेगा कि वो जो एक्सपेंसिव वन जिसको 2 टाइम अफोर्ड कर रहा था अब वो उसको 1 टाइम की कंजम्पशन मजीद कट करके इसकी डिमांड बढ़ा देगा कि यार पेट भरना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 टाइम खा लूंगा गोश्त, लेकिन गोश्त खाने के चक्कर में 3 दिन भूखा नहीं रह सकता मैं, ठीक है ना, ये नहीं कर सकता मैं, ये बात है असल में। अच्छा, अब मुझे आप लोगों को दो चीजें देनी है, वो मैं फिर इंशाल्लाह आफ्टर क्लास जो है वो सेंड कर दूंगी। एक आपको इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व का एक शेड्यूल बना के दूंगी मैं आप लोगों को, सही है। आप लोगों ने क्या करना है घर में जब आपके पास टाइम मिले तो आपने पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स बनाने हैं,
और फिर आपने एक मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। इसके लिए बेहतर है कि अगर आपके पास रजिस्टर वगैरह कुछ है, कोई पेज है, तो उसको ऐसे बनाना कि एक ही रॉ के अंदर आपके पास वो चारों कर्व्स आ जाए। ऐसा ना हो कि दो कर्व्स ऊपर हो, दो ग्राफ ऊपर हो, दो ग्राफ नीचे हो, ठीक है ना। एक ही सीक्वेंस में आएंगे तो आपको नजर आएगा कि हम हॉरिजॉन्टल समीशन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने हॉरिजॉन्टल समीशन का वर्ड यूज किया था। दूसरी चीज ये कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये गिवन गुड का कोई टेबल शेयर कर दूंगी, ताकि जिन स्टूडेंट्स को स्टिल समझने में वर्बली नहीं समझ में आ रहा, तो वो नंबर से इंशाल्लाह उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लास हमारी कब तक है? 10:45 तक। बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ कभी भी एमसीक्यूज में नहीं पूछा जाता, लेकिन वैसे समझने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई लॉ ऑफ डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आप कह सकते हैं, भाई क्या हमें फायदा मिल रहा है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से। पहली बात तो ये कि आप लोगों ने मुझे स्टार्ट में क्लास के ये बताया कि भाई चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया कि भाई दो फोर्सेस होती है जो कि प्राइस डिसाइड कर रही होती हैं, एक डिमांड फोर्स और दूसरी सप्लाई फोर्स। तो डिमांड एक फोर्स है जिसके थ्रू प्राइस डिटरमिन हो रही होती है। जब हम प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे उसमें भी यही हेडिंग आएगी, क्योंकि सप्लाई भी एक फोर्स है। तो ये दो फोर्सेस प्राइस डिसाइड कर रही होती हैं, तो प्राइस डिटरमिनेशन में एक तो इनकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरी हेडिंग में लिखा हुआ है फर्म्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। ये सिर्फ आप हेडिंग वाइज समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फर्म्स डिसीजन मेकिंग, ये अब हमें भी पता है, हर किसी भी नॉर्मल कोई बहुत ही कोई ठेले वाला भी हो उसको भी पता है कि यार उसने नहीं पढ़ी हुई इकोनॉमिक्स, उसको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता, उसको तब भी पता है कि मैं अगर अपनी प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो अपनी डिसीजन मेकिंग उसी के अकॉर्डिंगली कर रहा होगा। तो ये बात तो हम सबको ही पता है कि हम प्राइस बढ़ाएंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, तो हमें डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। हेल्पफुल फॉर फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर जब डिसाइड करेगा कि यार कितनी टैक्सेस वगैरह कहाँ कहाँ से रिसीव करने हैं, कितने टैक्सेस लगाने कमोडिटीज पे, तो वो ये देखेगा कि कहीं मैं इतना हाई टैक्स ना लगा दूं किसी कमोडिटी पे कि उसकी वजह से उसकी प्राइसेस इतनी बढ़ जाए कि लोग उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम कर दें। इससे मेरा रेवेन्यू बढ़ने के बजाय उल्टा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी इस तरह इंपॉर्टेंट है कि वो टैक्सेस लगाते हुए इस बात को देखें कि उसने एक लिमिट तक टैक्स लगाने हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस नहीं लगा देने कि उसकी डिमांड ही कम हो जाए कमोडिटी की, ठीक है। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कॉन्सेप्ट तो फिलहाल यहीं तक ही रख रहे हैं हम कुछ एमसीक्यूज अभी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास इतनी जल्दी भी मैं खत्म नहीं करने वाली, 5 से 10 मिनट पहले ऑफ कर दूंगी। लेकिन ये कि जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ये स्पेशली जो आपके नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अचानक से इसकी टेक्निकलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी तक भी काफी आसान आसान चल रहा था, अब जब हम ये इस स्लाइड पे आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, उससे पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि वो कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उनमें से भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन रहेगी तो फिर आगे फर्दर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये स्लाइड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास के बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस करेंगे, तब आप लोग फ्रेश होगे। तो इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं ग्राफ के अंदर, तो वो फिर हम शिफ्ट कब होता है, हमारा कर्व मूवमेंट कब होती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम ये कर लेते हैं, हमने 5 मिनट बस यूटिलाइज करूंगी, आप लोगों को इंशाल्लाह ब्रेक मिल जाएगा थोड़ा, वैसे भी 15 मिनट्स का ब्रेक तो आप लोगों के पास है ना, 11 बजे क्लास है। सीए करना आसान थोड़ी है। हम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के अंदर 45 मिनट से स्टार्ट में पढ़ा करते थे, हमारे लिए 45 मिनट्स मुश्किल हो जाया करते थे। आप लोग तो माशाल्लाह, तो किसी भी थ्योरी को के सब्जेक्ट को आप लॉ भी पढ़ो, शायद आपको लॉ में भी ऐसे ही फील हो, किसी भी थ्योरी के सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ना इतना ज्यादा टाइम काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब हम क्या करें।
सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना है। अच्छा, अब देखो जो चैप्टर 2 के अंदर एमसीक्यूज हैं, ये मैं सारे एमसीक्यूज ऑब्वियसली अभी नहीं सॉल्व करवा रही, सिर्फ मैं गिनती के 2-3 एमसीक्यूज पिक करूंगी, ठीक है, और उनको हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। ये जो हमारा थर्ड एमसीक्यूज है, ये सबसे पहले आपने क्रॉस कर देना, इसे हमने नहीं करना, ठीक है। तो इससे पहले कि आप उसको करने की कोशिश करो, आप परेशान हो, तो उसको क्रॉस कर दो। इसके अंदर जो डी ऑप्शन करेक्ट है, और वो जो डी ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो इंटर के अंदर इस लॉ को। ये कंज्यूमर थ्योरी पहले हमें हम पढ़ाया करते थे कंज्यूमर थ्योरी, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता था, तो हम ये एमसीक्यू समझा दिया करते थे। अब क्योंकि कंज्यूमर थ्योरी आई के अपने आप लोगों के सिलेबस से ओमिट कर दी है, तो इस वजह से ये इस एमसीक्यूज का भी जो है वो अब कोई यूज नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको भाई हटा देना, इसको मत करना। बाकी आप देख रहे हो कि एमसीक्यूज बड़े आसान है कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द हायर द प्राइस ऑफ द गुड, द स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। अब यहाँ पे अभी आपको एक चीज समझ में नहीं आएगी कि हमारे पास ए और बी दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। एक में लिखा हुआ है स्मॉलर इज द डिमांड फॉर द गुड, और एक में लिखा हुआ है स्मॉलर इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड। इंशाल्लाह ये जो मैं आप लोगों से अभी कह रही थी कि थोड़ी सी टेक्निकलिटीज हैं, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड, ये इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा वर्ड हमने कब यूज करना है। नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते तो हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं होता, हम क्वांटिटी डिमांड बोले या फिर डिमांड बोले, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर इन दोनों टर्म्स के दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज भाई करने की कोशिश करना, 6 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, आपसे 7 भी हो जाएगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपके सारे एमसीक्यूज चल रहे हैं। फिर आपसे देखो 8 वाला मैं बस करवा के इंशाल्लाह फिर आप लोगों का एंड करती हूँ। ये कह रहे हैं कि ईच पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट, डिमांड कर्व पे हमें जो भी पॉइंट मिल रहा होता है वो हमें क्या बता रहा होता है। सारे ऑप्शंस पढ़ो अच्छे से और फिर बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बी तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ठीक है ना। ए बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा ए क्या कह रहा है, अच्छा डी ऑल द वांट्स ऑफ गिवन हाउस होल्ड, डिमांड कर्व हम बता रहे हैं कि हाउस होल्ड की क्या ख्वाहिशात हैं सारी, तो डिमांड कर्व तो हमें किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बता रहे हैं ना, तो वो सारी ख्वाहिशों के बारे में कैसे बता रहे हैं। अब देखो इसको, अच्छा सी क्या है, सी भी देख लेते हैं। द लोएस्ट कॉस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू प्रोड्यूस अ गुड, तो इसमें डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की सबसे लोएस्ट कॉस्ट क्या आ रही है, ये डिमांड कैसे डिसाइड कर रही है। ये तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है ना कि जो चीज जितनी सस्ती होगी उसकी सप्लाई सेलर उतनी ज्यादा करेगा जिसकी कॉस्ट जितनी कम आ रही होगी। अब देखो ये सिर्फ ये वाली बात समझ लो कि असल में हमें डिमांड कर्व बता क्या रहा होता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है। देखो बात ये है कि हम ये कहते हैं कि ये अगेन ह्यूमन बिहेवियर में ये चीज शामिल है कि हमें जो चीज जितनी मिल जाती है ना उसकी वैल्यू हमारे लिए उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो चीज हमारे पास जितनी कम अवेलेबल होती है वो हमारे लिए उतनी ही वैल्यूएबल होती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा हमारे लिए किसी भी चीज की वैल्यू होती है हम उतनी ज्यादा उसके लिए पे करने को तैयार होते हैं। ऐसे ही होता है ना भाई, मुझे जिस चीज की जितनी ज्यादा जरूरत होगी मैं उसके लिए उतनी ही ज्यादा पे करने को तैयार होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं बाहर कहीं जा रही हूँ, बहुत ज्यादा धूप है, ठीक है ना, मुझे शदीद प्यास लग रही है और मुझे दिखता है कि भाई कोई जूस वाला खड़ा हुआ है कोई सा भी, ठीक है। मैं उससे बोलती हूँ कि यार एक ग्लास भाई बना दो यार, जूस का एक ग्लास दे दो। अब वो जो एक गिलास जूस का दे रहा है उस एक गिलास की, क्योंकि अभी मुझे इंतहाई प्यास लग रही है, मेरे पास उस बहुत मुझे जरूरत है उस एक गिलास की, तो मैं उसके लिए हाईएस्ट प्राइस पे करने के तैयार होंगी, ठीक है ना। अगर वो बोले कि यार मैं आप कितने दे सकते हो, इतने सस्ते में तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना, उसको पता चल जाए कि मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है, अभी मुझे जरूरत, हम तो जरूरतों का ही फायदा उठाते हैं ना, जितनी ज्यादा जिस चीज की जरूरत बढ़ जाती है हम उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ा देते हैं, यही तो चल रहा होता है। तो अब बायर क्या बोलेगा कि यार इस पहले ग्लास की पानी के लिए जितनी क्योंकि इसके लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई, इसको पता है नहीं पिया ना तो मैंने बेहोश होकर गिर जाना है, ठीक है ना।
तो इसने लेट्स सपोज बोला कि मैं इसके लिए जो है वो 200 रुपए मैक्सिमम भाई पे कर सकता हूँ, अपनी परचेजिंग पावर भी देखते हुए, और मैक्सिमम वो कितना पे कर सकता है भाई, 200 रुपए पे कर सकता है, ठीक है। अब उसने एक गिलास पी लिया, पानी का था, जूस का था, जो भी था। अब उसकी थोड़ी बहुत प्यास क्या हो गई है, बुझ गई है, कम हो गई है, लेकिन स्टिल खत्म नहीं हुई, तो उसने बोला यार दूसरा ग्लास भी पीना है मुझे, ठीक है। अब वो क्या दूसरे ग्लास के लिए कभी भी 200 रुपए पे करेगा, कभी भी पे नहीं करेगा, क्योंकि उस दूसरे क्लास की वैल्यू पहली क्लास के मुकाबले में क्या हो गई है, उसकी कम हो गई है। तो जब वो वैल्यू कम हो गई है तो वो पे करने के लिए भी कम तैयार होगा। तो दूसरे क्लास के लिए वो मैक्सिमम लेट्स सपोज बोलते कि मैं 150 पे कर सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि डिमांड कर्व आपको ये बता रहा है कि आप किसी भी यूनिट के मैक्सिमम कितना पे करने को तैयार होते हो, ठीक है। आप पहले यूनिट के लिए मैक्सिमम 200 पे करने के लिए तैयार हो, दूसरे यूनिट के लिए मैक्सिमम 150 पे करने के लिए तैयार हो। पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा था, ईच पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट प्राइस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू पे। अगेन ऐसा नहीं कि बोले मैं 1 लाख पे करने को तैयार हूँ, 1 लाख है नहीं उसके पास, मैं बोले 1 लाख पे करने को तैयार हूँ, तो सारे एबिलिटी भी देखते हुए अपनी आगे पैसे रखेगा ना। willingness and ability to pay for that particular unit of a good। अगर सबसे पहले तो आपको जब आपने विलिंग और एबिलिटी देखी तो आपको सबसे पहले डिमांड से सबसे ज्यादा क्लोज ऑप्शन तो आपको यही दिखना चाहिए, ठीक है। आईकेप में अक्सर एक एमसीक्यूज आता है कि डिमांड कर्व को हम मार्जिनल बेनिफिट कर्व भी कहते हैं। मार्जिनल का मतलब क्या है, मार्जिनल का मतलब है एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। बेनिफिट का मतलब तो सबको पता है ना। अभी अभी हमारी एग्जांपल में हमने ये देखा कि जब उसने एक एक्स्ट्रा यूनिट जब उसने कंज्यूम करा तो उसके लिए वो कितना बेनिफिट उसे मिल रहा था, बहुत ज्यादा, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा पे करने को तैयार था। जब उसने एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना चाहा तो उसका बेनिफिट थोड़ा पहले के मुकाबले में क्या हो गया है, लो हो गया है। ये ह्यूमन साइकी है, ठीक है। जब भी आप कंज्यूम करते हैं ऐसे ही हो रहा होता है। ये बकायदा एक लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वरना हम पढ़ते। तो उसका बेनिफिट क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, बेनिफिट थोड़ा क्योंकि कम हो गया है उसका, तो वो पे भी करने के लिए कम तैयार होगा। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप बन रहा होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, डिमांड कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल बेनिफिट कर्व। जी, उसको यूटिलिटी ही कह रहे होते हैं, सैटिस्फैक्शन, यूटिलिटी, ये सारे टर्म्स यूज कर रहे होते हैं। अब यूटिलिटी यूज करती तो वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होते वो, तो इस वजह मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे एंड कर रहे हैं भाई। एमसीक्यूज करने की कोशिश करना, जहां शिफ्टिंग की बात हो रही हो, मूवमेंट की बात हो रही हो, उन एमसीक्यूज को इग्नोर करना, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में करें। हाँ।